20 मई साल 1916। स्ट्रोमनेस वेलिंग स्टेशन के कैप्टन आराम से बैठकर खाना खा रहे थे कि तभी अचानक से एक व्यक्ति भागता हुआ चिल्लाता हुआ उनके कमरे में घुस जाता है। वो कैप्टन से तुरंत बाहर चलने को कहता है और कहता है कि आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। कैप्टन बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि उनके सामने 3 व्यक्ति खड़े हैं। वो बहुत ही पतले थे और उनके चेहरे पर बड़ी दाढ़ी उगी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो सालों से नहाए नहीं हैं। उन्होंने उनसे उनका नाम पूछा। बीच में खड़ा व्यक्ति अपना नाम बताता है और कहता है अर्नेस्ट शैकल्टन। कैप्टन 10 सेकंड्स तक कुछ भी नहीं बोलते और उनके चेहरों को देखते रहते हैं। उन्होंने ये नाम आखिरी बार 2 साल पहले नवंबर 1914 में सुना था। अर्नेस्ट शैकल्टन अपने 28 लोगों के क्रू के साथ इसी जगह पर अपनी शिप लेकर आए थे। अर्नेस्ट शैकल्टन ने कहा था कि वो अंटार्कटिका की जमीन को पैदल पार करना चाहता है। कुछ महीनों बाद जब उनके इस क्रू की कोई खबर नहीं आई तो सभी ने मान लिया कि उनकी मौत हो चुकी है। लेकिन 2 साल बाद अर्नेस्ट शैकल्टन अब फिर से कैप्टन के सामने खड़े थे। कैप्टन तुरंत उनसे पूछते हैं कि तुम्हारे बाकी के क्रू मेंबर्स का क्या हुआ। तो अर्नेस्ट शैकल्टन ने जवाब दिया कि मैं जो कहानी आपको बताने वाला हूँ उस पर आपको यकीन नहीं होगा और शायद आप भी अर्नेस्ट शैकल्टन और उनके क्रू की इस कहानी पर यकीन नहीं कर पाएंगे कि कैसे -40 डिग्री सेल्सियस के तापमान में उन लोगों ने खुद को जिंदा रखा और कैसे कुदरत ने उनके साथ एक खिलौने की तरह खिलवाड़ किया। अर्नेस्ट शैकल्टन ने अपने इस खतरनाक मिशन का नाम ट्रांस अंटार्कटिक एक्सपेडिशन रखा। प्लान सिंपल था। एक टीम वेडल सी से होकर अंटार्कटिका में जाएगी और पैदल पूरे अंटार्कटिका को पार करेगी। वहीं दूसरी टीम रॉस सी में उनका इंतजार करेगी। शैकल्टन अनुमान लगा रहे थे कि उन्हें ये काम करने में करीब 3 महीने लग जाएंगे। इस मिशन के लिए उन्होंने एंड्योरेंस नाम की एक शिप को चुना। एंड्योरेंस को इस तरह से बनाया गया था कि वो तूफान, बर्फ, हर चीज को झेल सकती थी। वहीं क्रू मेंबर्स को शैकल्टन ने बहुत ही बारीकी से चुना था। कुछ सेलर्स थे, कुछ मैकेनिक्स तो कुछ डॉक्टर्स। शैकल्टन के लिए सबसे जरूरी चीज ये थी कि उनका क्रू हर प्रेशर सिचुएशन में उनका साथ दे। अगस्त 1914 में वो लोग इंग्लैंड से निकले। ये वो दौर था जब पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर की तैयारी कर रही थी। अक्टूबर तक वो लोग साउथ जॉर्जिया के आइलैंड्स पर पहुंच गए जो अंटार्कटिका का एक तरह से आखिरी पोस्ट था। वहां के लोगों ने शैकल्टन को वार्न किया कि इस वक्त बर्फ बहुत ही खतरनाक होती है, लेकिन शैकल्टन ने अपना पूरा मन बना लिया था। 5 दिसंबर 1914 को एंड्योरेंस शिप साउथ जॉर्जिया से निकलकर वेडल सी की तरफ बढ़ चली। जैसे जैसे वो लोग समुद्र में अंदर तक जा रहे थे वैसे वैसे उनके आसपास का एनवायरनमेंट बदलता जा रहा था। अभी तक क्रू मेंबर्स को खतरे का कोई भी अंदाजा नहीं हुआ था। वो लोग हंसी खुशी से जा रहे थे, लेकिन शैकल्टन की एक आंख हमेशा समुद्र की तरफ ही थी। उसकी आंखों के सामने समुद्र का पानी धीरे धीरे मोटी बर्फ में बदलता जा रहा था। हवा तेज होने लगी थी। जनवरी तक शिप इतना धीरे चल रही थी कि 1 किलोमीटर जाना भी जंग जीतने के बराबर था। फिर अचानक से एंड्योरेंस शिप समुद्र के बीचों बीच बर्फीले पानी के अंदर रुक गई। पहले तो क्रू के लोग और शैकल्टन उतना नहीं घबराए। वो इस तरह की सिचुएशन के लिए पहले से ही तैयार थे। तुरंत सभी ने अपने अपने कुदाल निकाले और नीचे उतरकर बर्फ को काटना शुरू कर दिया। जब भी थोड़ी बर्फ टूटती और शिप आगे चलने लगती तो वे लोग खुशी से चिल्ला उठते। लेकिन शैकल्टन शांति से हर चीज को ऑब्जर्व कर रहे थे। वो जानते थे कि इतनी छोटी सी जीत से कुछ नहीं होने वाला। उनकी मंजिल अभी बहुत दूर है। वो ये भी जानते थे कि हमें कभी भी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम कुदरत से जीत गए हैं। एंड्योरेंस शिप कुछ इंच मूव करती और फिर दोबारा से समुद्री बर्फीले पानी में फंस जाती। क्रू के लोग अपनी हिम्मत हारते जा रहे थे। सूरज अब ऊपर आने लगा था। आप जानते ही होंगे कि समर के महीने में अंटार्कटिका में रात नहीं होती। वो लोग सूरज के नीचे ही बर्फ तोड़ते और सूरज के नीचे ही सो जाते। उन्हें लगा कि शायद अब बर्फ पिघलने लगेगी। लेकिन फरवरी का महीना खत्म होने आया और वो लोग समझ गए कि उनकी शिप सिर्फ फंसी नहीं है बल्कि जैसे जेल में बंद हो गई हो। बर्फ की परत और ज्यादा मोटी हो चुकी थी। जिस बर्फ पर वो लोग खड़े थे वो भी एक जगह स्थिर नहीं रहती थी। वो बार बार हिलती रहती थी। आपने देखा होगा कि अंटार्कटिका में बर्फ के बड़े बड़े शीट्स पानी में तैरते रहते हैं। ऐसे ही एक बड़े बर्फ के टुकड़े से टाइटैनिक जहाज टकराया था और डूब गया था। लेकिन जिस बर्फ में शैकल्टन का शिप फंसा था वो धीरे धीरे शिप का कचूमर बना रहा था। जैसे जैसे बर्फ हिलती तो शिप और अंदर धंसती चली जाती और ऊपर से बर्फ उसे मरोड़ती जाती। इसके साथ ही वो लोग धीरे धीरे करके अपनी मंजिल से बहुत दूर फ्लोट करते हुए जा रहे थे। वो बर्फ का बड़ा टुकड़ा उन्हें वेडल सी के और अंदर ले जा रहा था। शैकल्टन ये सब होते हुए अपनी आंखों के सामने देख पा रहे थे, लेकिन वो अपनी क्रू मेंबर्स की हिम्मत को खोना नहीं चाहते थे।
उन्होंने उन्हें हर दिन एक रूटीन पर लगा दिया था। वो लोग कुत्तों के साथ खेलते, बर्फ के ऊपर फुटबॉल खेलते और फिर शिप के आसपास की बर्फ को तोड़ने में जुट जाते। अब शैकल्टन ने अपने सपने को टूटते हुए महसूस कर लिया था। वो समझ चुके थे कि अब अंटार्कटिका को पार करना इम्पॉसिबल हो गया है। उनका मिशन शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुका था। मार्च तक तापमान बहुत ही कम होने लगा था। हर दिन -20 डिग्री सेल्सियस से -30 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहता। एंड्योरेंस शिप मानो बर्फ की कब्र में जा चुकी थी। उनका खाना भी धीरे धीरे कम होता जा रहा था। अब क्रू मेंबर्स हर दिन पेंगुइन्स और सील्स का शिकार करने के लिए जाते थे। वो लोग उम्मीद कर रहे थे कि शायद वसंत ऋतु तक बर्फ पिघल जाएगी। उन्होंने स्लेजेस बनवाए, लाइफ बोट्स को ठीक करवाया और सारे सप्लाईज को ऑर्गेनाइज करवाया। अब वो लोग अंटार्कटिका से लड़ने की तैयारी में जुट गए थे। अप्रैल का महीना आया और बर्फ के वो शीट्स और वॉयलेंट तरीके से हिलने लगे। बर्फ के क्रैक होने की तेज आवाजें आने लगीं, जैसे मानो तोप के गोले चल रहे हों। और बीच में उनकी एंड्योरेंस शिप फंसी हुई थी। 14 अप्रैल को एक वेव ने एंड्योरेंस शिप के तख्ते को तोड़कर रख दिया। स्टील बोल्ट्स गोली की तरफ बाहर आने लगे और शिप में पानी भरना शुरू हो गया। शैकल्टन ने तब सभी को आवाज दी कि शिप को तुरंत खाली कर दिया जाए। मई तक सूरज पूरी तरह से गायब हो चुका था। क्रू मेंबर्स ने बर्फ के ऊपर ही अपने टेंट्स लगा लिए और उसे द ओशियन कैंप का नाम दिया। उनकी लाइफ बोट्स वहीं पास में रखी हुई थीं। वहां ठंड इतनी ज्यादा थी कि सभी क्रू मेंबर्स को एक साथ चिपक कर सोना पड़ता था। शिप पर उनके साथ एक फोटोग्राफर भी था जिसने फंसी हुई शिप के फोटोज लिए, जिन्हें आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। देखते ही देखते अक्टूबर का महीना आ गया और अब वो लोग एक्सप्लोरर्स नहीं बल्कि सर्वाइवर्स बन चुके थे। 9 महीनों से एंड्योरेंस शिप बर्फ में फंसी हुई थी और अभी तक वो लोग करीब 2000 किलोमीटर तक गलत दिशा में फ्लोट कर चुके थे। फाइनली 21 नवंबर 1914 को एंड्योरेंस शिप पूरी तरह से टूट गई। उसके बस कुछ टुकड़े ही बर्फ के ऊपर पड़े थे, बाकी का पूरी शिप समुद्र के अंदर समा गई। क्रू मेंबर्स ने खाना पानी, टूल्स, नेविगेशनल गियर्स, रिकॉर्ड्स, हर चीज को बाहर निकाल लिया था। वो लोग अपनी हिम्मत हार चुके थे, लेकिन इस अंधेरे में अर्नेस्ट शैकल्टन उनके लिए सूरज की किरण की तरह सामने आए। उन्होंने अनाउंस किया कि उनका मिशन यहीं खत्म होता है और अब वो लोग अपने घर की ओर जाएंगे। उनके पास ना तो टेलीफोन था और ना ही कोई रेडियो। वे लोग बर्फ के एक टुकड़े पर फंसे हुए थे जो खुद फ्लोट कर रहा था और उन्हें ना जाने कहां ले जा रहा था। क्रू के लोग सिर्फ इसलिए हिम्मत नहीं हारे थे क्योंकि अर्नेस्ट शैकल्टन हिम्मत नहीं हारे थे। अब चूंकि उनके आसपास की बर्फ जमी हुई थी, इसलिए लाइफ बोट्स में बैठकर भी कहीं नहीं जाया जा सकता था। उन्होंने उस बर्फ के टुकड़े पर ही कैंप लगा लिया था। वो लोग तब तक इंतजार करेंगे जब तक बर्फ टूट नहीं जाती, जिसके बाद वो लोग लाइफ बोट्स में बैठकर अपने घर की तरफ निकल जाएंगे। उन्हें बर्फ में फंसे 1 साल हो चुका था। बाहर के लोगों को पता तक नहीं था कि वो लोग जिंदा भी हैं या नहीं। इस तरह के मौसम में किसी रेस्क्यू शिप के आने का भी कोई सवाल नहीं था। उनके पास 3 लाइफ बोट्स, एक स्लेज जिससे बर्फ पर चला जा सकता है और कुछ पर्सनल आइटम्स और 1 महीने का खाना मौजूद था। शैकल्टन कैलकुलेशंस करते हैं और पता लगाते हैं कि उनसे सबसे करीब का आइलैंड द पोलेट आइलैंड है। हो सकता है कि वहां पर उन्हें कुछ सप्लाईज मिल जाएं जो उन्हें कुछ और महीने जिंदा रख सकें। उन्होंने क्रू से कहा कि सभी लोग 2 पाउंड तक का सामान अपने बैग में उठाएं और बाकी ताकत स्लेज और लाइफ बोट्स को खींचने में लगाएं। जहाज के फोटोग्राफर के पास करीब 400 फोटोग्राफ्स थे, लेकिन 2 पाउंड की लिमिट की वजह से वो अपने साथ सिर्फ 150 फोटोज ही ला पाए और यही फोटोज आगे चलकर दुनिया के सामने सबसे ऐतिहासिक सबूत बन गए। कुछ हफ्तों बाद खाने की कमी की वजह से उनके साथ आए कुत्ते के बच्चों को मरना पड़ता है। हर लाइफ बोट का वजन करीब 1000 किलोग्राम था और इसे खींचना इतना आसान नहीं था और किस्मत भी उनके साथ नहीं थी। अभी तक गर्मी का मौसम आ चुका था और बर्फ की ऊपर की परत सॉफ्ट हो गई थी, जिससे उसके ऊपर चलना मुश्किल होता जा रहा था। कुछ किलोमीटर और आगे चलने के बाद उन्होंने देखा कि सामने पतली बर्फ और पानी आ चुका है। अब ना तो वो पीछे जा सकते थे और ना ही आगे। उन्होंने दोबारा